आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ आपके सामने आए हैं और वो ये है कि क्या आपको अपने ही देश में कोई अप्रवासी कह सकता है? क्या आप भारत के किसी भी दूसरे राज्य में रोजगार के लिए नहीं जा सकते? और अगर भारत का कोई नागरिक अपने गृह राज्य को छोड़कर रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाता है तो क्या ये कहकर उसकी हत्या कर दी जाएगी कि वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं है? और अगर ये सारी हत्याएं धर्म के नाम पर हो रही हों तब आप क्या करेंगे? कश्मीर में आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। वहां रोजगार के लिए गए लोगों का पहले आई कार्ड देखा जाता है, उनका नाम पूछा जाता है और गैर मुस्लिम पाए जाने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। आतंकवादियों की साजिश में पाकिस्तान की आईएसआई और अफगानिस्तान के तालिबान के फुटप्रिंट्स साफ दिखते हैं। आज हम आपके सामने आईएसआई की उस टूल किट का खुलासा करेंगे जिसके तहत आतंकवादी, पाकिस्तान से आए आतंकवादी कश्मीर में एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि वहां भारत का एक भी गैर मुस्लिम नागरिक जिंदा ना बचे और भारत के लोग वहां जाने के ख्याल से भी डरने लगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो कश्मीर के अलग अलग जिलों से हमारे पास आई हैं और ये वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं और अपनी जान बचाने के लिए अब कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और बड़गाम जैसे जिलों में आतंकवादियों के डर से बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है, लेकिन हमारे देश का एक खास वर्ग इन लोगों को नॉन नेटिव कह रहा है। अंग्रेजी का शब्द है नॉन नेटिव, यानी भारत के दूसरे राज्यों का नागरिक इन्हें बता रहा है। और आतंकवादी चाहते हैं कि भारत के किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक कश्मीर को अपने देश का हिस्सा मानने की हिम्मत ना करे और इसीलिए इनको कहा जा रहा है कि ये नॉन नेटिव हैं, ये यहाँ के नागरिक नहीं हैं और इसलिए इन्हें कश्मीर में रहने का, रोजगार करने का, पढ़ाई करने का, अपना घर बसाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों की कोशिश है कि वो ये तय कर दें कि कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं। भारत में एक संविधान है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का संविधान देश के तमाम नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, हर नागरिक को समान अधिकार देता है। ये धर्म, जाति और राज्य की पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं करता। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर में भारत के ही दूसरे राज्यों से गए लोगों के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है और भेदभाव भी छोटा मोटा नहीं, भेदभाव ऐसा कि उनकी जान ही ना बचे, उनकी हत्या हो जाए। सोचिए, जब किसी राज्य में एक कश्मीरी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव हो जाता है या उसके साथ मारपीट हो जाती है, कोई हिंसा हो जाती है, तो हमारे ही देश के कुछ न्यूज चैनल्स और कुछ अखबारों की हेडलाइन क्या होती है याद कीजिए। वो कहते हैं, वो ऐसे लोगों को कश्मीरी व्यक्ति बताते हैं और कहते हैं कि फलानी जगह पर कश्मीरी व्यक्ति पर हमला हुआ। उदाहरण के लिए आपको याद होगा कुछ समय पहले लखनऊ में एक कश्मीरी व्यक्ति पर हमला हुआ था। हम भी उस हमले की उतनी ही निंदा करते हैं। यह हमला सही नहीं था, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, हमला गलत था, लेकिन एक कश्मीरी व्यक्ति पर हमला हुआ लखनऊ में। लेकिन तब हमारे देश के तमाम मीडिया ने और हमारे देश के तमाम विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में एक कश्मीरी व्यक्ति पर, एक कश्मीरी मुस्लिम व्यक्ति पर हमला कैसे हुआ, यह नहीं होना चाहिए था और इसे पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। अब उल्टा देखिए, जब कश्मीर में आतंकवादी किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को, खास तौर पर दूसरे धर्म के, नॉन मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को निशाना बनाते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, तो उसके लिए नॉन नेटिव जैसे शब्दों का इजाद कर लिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि यह तो नॉन नेटिव था, यह अप्रवासी था और ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश होती है कि ये जितने अप्रवासी हैं, यानी दूसरे राज्यों से जो कश्मीर गए हैं अपने रोजगार के लिए, ये सारे लोग जैसे कोई गलत काम कर रहे हैं, ये सारे लोग जैसे इन्हीं की गलती है, ऐसा एक स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है। आज हम देश के तमाम लोगों से, आप सबसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कश्मीर में भारत के 100 करोड़ हिंदू अब अप्रवासी माने जाएंगे, बाहरी माने जाएंगे? क्या कश्मीर में अब उनका स्टेटस बदल जाएगा? क्या जैसे ही भारत के 100 करोड़ हिंदू अगर कश्मीर की सीमाओं में प्रवेश करेंगे तो उन्हें अपना स्टेटस बदल लेना चाहिए,
उन्हें अपने आप को अप्रवासी घोषित कर देना चाहिए। उन्हें यह मान लेना चाहिए कि वो किसी विदेशी जमीन पर आए हैं। अकेले इसी महीने में कश्मीर में अब तक 11 लोगों की हत्या की जा चुकी है और उनमें से ज्यादातर लोग वही हैं जो काम की तलाश में भारत के दूसरे राज्यों से कश्मीर आए थे, ये सोचकर कि कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है और जिस तरह से वो किसी और राज्य में काम के लिए जा सकते हैं, महाराष्ट्र में जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में जा सकते हैं, बिहार में जा सकते हैं, तमिलनाडु में जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, कर्नाटक जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, किसी भी शहर में जाकर अपना घर बसा सकते हैं, ये सोचकर आए थे कि वो कश्मीर भी जा सकते हैं। अब तक हुए सभी हमलों में आतंकवादियों ने पहले मारे गए व्यक्ति का आई कार्ड चेक किया, उसका नाम पूछा और जब यह पाया कि यह व्यक्ति गैर मुस्लिम है और कश्मीर से बाहर का है तो उसकी हत्या कर दी। यानी हत्या का पैटर्न हर जगह बिल्कुल एक जैसा है। इन मारे गए लोगों में अरविंद कुमार शाह भी है, जिनकी श्रीनगर में 16 अक्टूबर को आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। वो बिहार के बांका जिले के रहने वाले थे और उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। पिछले कुछ वर्षों से वो श्रीनगर में एक ठेला चला रहे थे। आप ये समझ लीजिए कि डेली वेजर थे। लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने दूसरे राज्य से कश्मीर आकर यहां काम करने की हिम्मत दिखाई थी। उन्हीं की तरह राजा देव भी बिहार के एक मजदूर थे और कश्मीर में एक दुकान पर काफी समय से काम कर रहे थे। लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें उसी दुकान में घुसकर मार डाला। मारे गए इन लोगों में जोगिंदर देव भी हैं, जो बिहार के रहने वाले थे। उनकी हत्या भी उसी दुकान में घुसकर की गई जहां उनके साथी राजा देव की हत्या हुई थी। असल में ये जो मारे गए लोग हैं, ये सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष लोग थे। ये लोग सेक्युलर थे, ये लोग जानते थे और ये लोग धर्मनिरपेक्षता को फॉलो कर रहे थे। लेकिन इन्हीं की हत्या कर दी गई। कश्मीर में आतंकवादी हिंदुओं की टारगेट किलिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश का एक खास वर्ग इस पर चुप है। और आज भी सोशल मीडिया पर हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में क्या होगा ये कश्मीरी ही तय करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति तय नहीं कर सकता। आज भी हमारे देश के जो लोग हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि एक मीडिया का एक वर्ग है, विपक्षी दल हैं और बाकी के कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी ये कह रहे हैं, जो इन हत्याओं को एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। और जस्टिफाई करने का तरीका यह है कि ऐसी हत्याओं पर उन्होंने या तो मौन धारण कर लिया है और या फिर वो एक मूक स्वीकृति आतंकवादियों को दे रहे हैं धर्म के नाम पर। मान लीजिए आज अगर कश्मीर की जगह गुजरात में इसी तरह से बिहार से आए मजदूरों की अगर हत्या हो जाती तो क्या आपने अंदाजा लगाया है कि क्या होता? ऐसी स्थिति में मानव अधिकारों को बचाने वाली न जाने कितनी संस्थाएं वहां पर पहुंच जाती और इसे लोकतंत्र पर हमला बता देती। लेकिन कश्मीर में अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे देश के सारे विपक्षी दलों के नेता, बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर चुप बैठी हैं। आप सोचिए, जब कश्मीर में एनकाउंटर होते थे और हमारी सेना बड़े बड़े आतंकवादियों को मार रही थी, तो उन आतंकवादियों के बारे में बहुत सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की जाती थी। कोई कहता था ये एक स्कूल मास्टर का मासूम बेटा है, कोई कहता था कि इस आतंकवादी ने क्रिकेटर बनने का सपना देखा था, कोई कहता था कि ये आतंकवादी एक दिन प्रोफेसर बनना चाहता था, इसके भी एक सपने थे। और यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक और बड़ी बड़ी मानवाधिकार संगठनों के लोगों तक तमाम लोग ये कहते थे कि वो कश्मीर में जो हो रहा है उसे लेकर बड़े चिंतित हैं। लेकिन आज जब कश्मीर में देश के दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों की खुलेआम हत्या हो रही है, तो इनमें से किसी संस्था को, किसी देश को, संयुक्त राष्ट्र को, किसी को कोई चिंता नहीं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो हत्याएं हुई, उनसे कश्मीर में होने वाली ये हत्याएं अलग कैसे हो सकती हैं? हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि लखीमपुर में जो कुछ हुआ वो सही है, वो भी गलत है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो लोग लखीमपुर में हुई हत्याओं को गलत बता रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह वहां पहुंच रहे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं, वही लोग कश्मीर में हो रही इन हत्याओं पर चुप कैसे बैठे हैं? ये तमाम लोग अब कश्मीर क्यों नहीं जाते? वहां पर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इन लोगों के परिवारों से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? हमारे देश के तमाम नेता और मीडिया कश्मीर में होने वाली इन हत्याओं पर बिल्कुल चुप बैठे हैं और ये बात बहुत दुख देती है, ये बात दिल को बहुत खल रही है।
कश्मीर से पलायन करने वाले हिंदुओं का दर्द भी आज आप सब लोगों को सुनना चाहिए, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो कश्मीर को अपना लिया, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग कभी भी उन्हें कश्मीर में नहीं अपना पाए। ये भारत के लोग ये कश्मीर को अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कश्मीर में जो आतंकवादी बैठे हुए हैं वो भारत के इन 100 करोड़ हिंदुओं को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, और फिर भी ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हम लोग यहाँ 15-20 साल से आ रहे हैं, जो कि ऐसा हम लोगों के साथ में नहीं होते रहते थे, लेकिन मजदूर के साथ में ऐसा काम उम करने वाले के साथ में ऐसा नहीं हुए थे, जो कि अब की बार ऐसा हो रहा है। हम लोग इसी वजह से डर गए। 2-4 जो कांड हुआ इसलिए डर के मारे मैं जा रहा हूँ वापस। ये मजबूरी में जाना पड़ गया, नहीं तो अभी हम नहीं जाते हैं। कम से कम 2 साल 2.5 साल रहते हैं, मगर ये पेट के कारण से हम आए हैं वहाँ से बिहार से कमाने के लिए यहाँ 2 पैसा। जब ये हालात देख करके तो जाना पड़ गया। थोड़ा सा मन में हो गया भाई, घर में भी ऐसा कांड सुना, 2-4 ठो जो हो गया ऐसा, तो घरे चले अब वापस देखा जाएगा। फिर अगर ठीक 1-2 महीने में हो गए तो फिर वापस आएंगे। बिहारी लोग हैं जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। घर जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर। थोड़ा डर हो गया हमें, बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है, क्या पता लगता है। हालात बहुत खराब है। आपको याद होगा जब आतंकवादी संगठन तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब हमने आपको कहा था कि काबुल के बाद अब कश्मीर की बारी है। काबुल पर आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है, अफगानिस्तान में कब्जा हो चुका है, और अब ये सारे लोग कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे। अफगानिस्तान में इस समय इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर उन सभी लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जो कट्टर जिहाद और शरिया को नहीं मानते, और इसी तरह के हालात अब कश्मीर में भी पैदा करने की कोशिश हो रही है। भारत के जो लोग कश्मीर जाकर रहना चाहते हैं, वहां काम करना चाहते हैं, वहां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वहां अपना घर बनाना चाहते हैं, वहां अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को अब निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें उनकी हत्याएं हो रही हैं ताकि वो यहां आने की हिम्मत ना करें, और जो लोग आ भी गए हैं वो इतने डर जाएं कि वो तुरंत वापस लौट जाएं। याद कीजिए 1990 में कश्मीरी पंडितों को भी इसी तरह डराकर यहां से भगा दिया गया था, और आतंकवादी सोच रहे हैं कि जो उन्होंने 1990 में किया वही अब वो दोबारा कर पाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या के पीछे तालिबान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के फुटप्रिंट्स साफ दिख रहे हैं। और आज मैं आपको अपने साथ मैं एक टूल किट लेकर आया हूं जो ISI की टूल किट है। इसमें लिखा है कि आतंकवादी किस योजना के तहत कश्मीर को काबुल बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को निशाना बनाने की योजना बनाई गई है जो दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम कर रहे हैं और यहां पर रह रहे हैं। ऐसे कश्मीरी पंडितों की हत्या की जाएगी जो 90 के दशक में विस्थापित हो गए थे, लेकिन अब वो फिर से कश्मीर लौटना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि जो कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित उस समय 90 के दशक में अपने मकान छोड़कर चले गए थे वो वापस आ जाएं। अब उन्हें डराने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके लिए काम करने वाले लोगों को भी आतंकवादी अपना निशाना बनाएंगे। सरकारी संपत्तियों जैसे स्कूल, कॉलेज, पुल, सड़कों, ऐसे तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। जिन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सरकार करवाती है उनका भी बहिष्कार होगा। यानी अब कश्मीर में कोई खेल खेलना, स्पोर्ट्स भी अब मुश्किल हो जाएगा। जो कश्मीरी पंडित सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना के तहत कश्मीर में लौट रहे हैं उन्हें भी अब वहां से अलग थलग कर दिया जाएगा। और ऐसे तमाम मीडिया हाउस, जी न्यूज जैसे, हमारे जैसे तमाम पत्रकार जो भारत के हित में खबर दिखाते हैं उनका भी इसमें बहिष्कार करने की बात लिखी हुई है। और मेरे हाथ में वो पूरा पेपर आज है जिसमें ये रणनीति लिखी हुई है, और इसमें साफ लिखा है टारगेट एवरी नॉन लोकल ऑफिशियल वेदर इन द वैली और एट देयर नेटिव प्लेस। कश्मीरी पंडित्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर इन अर्ली 90s, इन्हें भी मार डाला जाए। यह भी लिखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो लोग मदद कर रहे हैं एंटी बाहर से आए हुए लोगों का, उन्हें भी मार दिया जाए। फिर लिखा है डोंट वेलकम दोज कश्मीरी पंडित्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर एंड आर नाउ शोइंग देयर फिल्दी फेसेस अगेन इन द वैली। वो कश्मीरी पंडित जो लौट रहे हैं उन्हें भी यहां से भगाना होगा।
और मीडिया के बारे में लिखा है, बॉयकॉट ऑल दोज मीडिया आउटलेट्स whose names have emerged as collaborators. इसके बाद लिखा है, कश्मीर में जो लोकल लोग हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनसे कहा गया है कि वो नॉन लोकल लोगों को कोई काम ना दें, उनसे कोई काम ना कराएं और उन्हें कोई रोजगार ना दें, उनसे दूरी बनाकर रखें। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और साथ में जो हम आपको बता चुके हैं, जितने भी सरकार के विकास परियोजनाएं वहां पर चल रही हैं, चाहे वो पुल बनाने की हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें कहा गया है कि उन्हें भी नुकसान पहुंचाइए, सरकार की किसी विकास की योजना को चलने मत दो। अल-कायदा ने आज से लगभग 1 महीने पहले यह घोषणा की थी कि अब काबुल के बाद वो कश्मीर में इस्लामिक राज स्थापित करेंगे, और हमें लगता है कि हिंदुओं की हत्या के साथ ये कोशिशें अब शुरू हो गई हैं। कश्मीर में तालिबान और आईएसआई के फुटप्रिंट ऐसे समय में मिले हैं जब 20 अक्टूबर को रशिया में अफगानिस्तान पर एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ता होने वाली है, और इस बैठक में रशिया, चीन, भारत, ईरान और पाकिस्तान शामिल होने वाले हैं। और रशिया ने कहा है कि उसने तालिबान को भी इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। सोचिए, जो तालिबान कश्मीर को काबुल बनाना चाहता है, उसके साथ दुनिया के बड़े बड़े देश आज बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज हमारा कहना यह है कि भारत को तालिबान के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए, तालिबान का बहिष्कार करना चाहिए, और साथ ही पाकिस्तान के रोल को भी एक बार फिर से एक्सपोज करने का समय आ गया है। आज कश्मीर के हालात पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की, जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ सेना के एनकाउंटर पर भी बातचीत हुई। कश्मीर में अब तक हुए 9 एनकाउंटर्स में 13 आतंकवादी मारे गए हैं, और हमें यह भी पता चला है कि 23 अक्टूबर से गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। वैसे ये दौरा केंद्र सरकार के आउटरीच प्रोग्राम के तहत होगा, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे समय में अमित शाह का कश्मीर जाना कई लोगों को हिम्मत देगा, और इस दौरान आतंकवादियों के खिलाफ ठोस रणनीति भी बनाई जा सकती है। तो कश्मीर में जो हालात हैं वो इस समय बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और कश्मीर में जो आतंकवादी आए हैं उन्होंने बेकसूर लोगों की, सिविलियंस की हत्या की है। और आपने ये भी देखा होगा कि इस महीने हमने अपने सुरक्षा बलों के भी बहुत सारे जवानों को शहीद होते हुए इस बार देखा है। यानी सुरक्षा बलों के जवान भी शहीद हो रहे हैं, और हमारे जो सिविलियंस हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और कोशिश पूरी ये है कि भारत का कोई भी नागरिक दूसरे राज्य में जो रहता होगा वो कश्मीर के ख्याल से भी डरने लगे। वो अब ना तो टूरिज्म के लिए कश्मीर में जाए, और रोजगार और बाकी किसी काम के लिए तो जाने की वो कल्पना भी ना करे, और जो कश्मीर में लोग अभी बचे हुए हैं वो भी तुरंत अब वहां से भाग आए। ये बहुत चिंताजनक बात है। और हमारे देश में जो विपक्षी दल हैं, हमारे देश में ही मीडिया का एक जो सेक्शन है, और भी कई लोग हैं, वो सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज भी इन चीजों पर चुप बैठे हैं और इन्हें अपना मूक समर्थन दे रहे हैं। ये सारे लोग असल में अपने देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, ये असल में ऐसे लोगों के बल पर ही भारत को तोड़ने के सपने देखते हैं, क्योंकि हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैचारिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, और जो कुछ पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर में कर रहे हैं उन्हें भी एक तरीके से समर्थन दे रहे हैं। हमारे नेता बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि अगर वो कश्मीर के मामले पर चुप बैठे रहेंगे तो देश का जो माइनॉरिटी वोट है, यानी देश के जो मुसलमान हैं, वो उनसे खुश हो जाएंगे। हमारे देश के बहुत नेताओं को यह गलतफहमी है कि वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आतंकवादियों को आतंकवादी अगर ना कहें, अगर उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहने लगें या उन्हें कोई और दूसरा नाम, सम्मानजनक नाम दें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसा करने से देश के सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे, और सारे मुसलमान चुनावों में ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को ही वोट देंगे। ये इन नेताओं की और इन पार्टियों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इसीलिए आपने देखा होगा, जब लखीमपुर में कोई घटना होती है तो ये नेता रातों रात किसी भी तरह पुलिस का पहरा तोड़ते हुए, लाठियां खाते हुए भी वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, धरने पर बैठते हैं। लेकिन जब कश्मीर में बेकसूर हिंदू मारे जाते हैं तो वहां एक नेता नहीं पहुंचता। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.